प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को सेंटअप का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोगों को पहले से डर रहेगा कि कैसा प्रश्न हम लोगों को कैसा पेपर आएगा, किस तरह से पेपर आएगा और एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो चलिए हम आपको इजीली बताते हैं कि आपको जो पेपर रहेगा वह किस टाइप का रहेगा। तो आपको सबसे पहले हिंदी का एग्ज़ाम है, तो इसमें डरना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको फुल्ली 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें से आपको 15 मिनट अतिरिक्त क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाएगा। बाकी 3 घंटे का समय रहेगा आपके पास क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए। अब हम यह जानेंगे कि जो हमें कैसे किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें आपको 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव रहेगा 1 नंबर का। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का रहेगा और 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो आपको हम बता देते हैं, इसमें खंड अ के बारे में बताएंगे, यानी 100 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव रहता है, इसमें से आपको 50 क्वेश्चन बनाना है और वो भी सही। तो चलिए हम आपको खंड अ यानी ऑब्जेक्टिव के बारे में बताते हैं। तो पहले आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाया हुआ वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, तो जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी यह हो जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। किससे? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, लट्टू खेलने की ललक से। क्योंकि कासू को लट्टू नचाने का शौक था और मदन को भी लट्टू नचाने का शौक था। और यह मदन जो था वह गरीब परिवार का था और कासू था वह था इंजीनियर बनना चाहता था और वह अमीर परिवार के लड़का था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी संस्कृत की खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जॉन्स ने देखा कि सूर्य अप्रशांत सागर में डूब रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी जहाज के डेक पर खड़े 37 वर्ष के सर जॉन ने देखा कि सूर्य अप्रशांत सागर में डूब रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा 5 का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी आलोक पर्व। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आलोक पर्व। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व की रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। किसकी रचना पर? तो आलोक पर्व की रचना पर। किसको? तो हजारी प्रसाद को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उच्छृंखलता पशु की प्रवृत्ति, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है वह ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा जी है। क्या है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी है इसके लेखक। किसके लेखक? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के लेखक
है नलिनी विलोचन शर्मा जी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह ने महमूद गजनवी के बाद अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बेतमा दान पत्र कब का है, बेतमा दान पत्र कब का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 1020 ईस्वी का है। बेतमा दान पत्र 1020 ईस्वी का है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की है, कुहासा शीर्षक कहानी जो है वह किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कुहासा है जो यह अमरकांत के द्वारा लिखा गया एक संग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन है निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन डी यानी निर्मला ने बहादुर को फटी पुरानी दरी दे दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा वर्जिल की। वर्जिल जो कवि है इसी पर कविता लिखा था, किसने, तो अंग्रेज कवि टेनिसन ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिरजू महाराज की संगीत भारती में कौन लाया था, बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कपिला जी। बिरजू महाराज को कपिला जी ने संगीत भारती में लाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आंद्रे प्रेता, रेने शाह और पाल एलुआर ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं आविनियों में रहकर लिखी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी 30। आंद्रे प्रेता, रेन शाह, पाल एलुआर तीनों ने मिलकर 30 संयुक्त कविताएं आविनियों में रहकर लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी किसकी रचना है, पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन डी यानी विनोद कुमार शुक्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल ने पेड़ का कमरा शीर्षक कहानी की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा ठंड से कौन काँप रहा था, कौन ठंड से काँप रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतु हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी देवप्रिया है। प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र ने देवप्रिया नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन है ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बिस्मिल्लाह खां का था। किसका था, तो बिस्मिल्लाह खां का था। और यह कौन शीर्षक पाठ से लिया गया था, तो यह लिया गया था
नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ से लिया गया था। किस पाठ से लिया गया था? तो नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ से लिया गया था, जिसके लेखक हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो गए थे कहाँ? तो अफ्रीका गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य की विद्या कैसी है या कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी शिक्षा शास्त्र से लिया गया था। शिक्षा और संस्कृति कैसी विद्या है? तो यह एक शिक्षा शास्त्र है। और जिसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक गांधी जी हैं। कौन है? तो गांधी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पिताजी के थे। किसके पिताजी के थे? तो यह भग्गू के पिताजी के थे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, यानी कंठ से हो जाएगा। क का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी अनुनासिक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अहम जोड़ कार हो जाएगा, अहंकार। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध शब्द कौन होगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया रहता है, जिसमें से आपको शुद्ध छांटना हो जाएगा, शुद्ध छांटना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रणाम। प्रणाम में कैसा होता है? प्र होता है, उसके बाद बड़ी न होता है, उस आकार और म होता है। इसी तरह से प्रणाम लिखा जाता है। बाकी सब गलत लिखा है और प्रणाम जो ये है सही लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है मोहन शब्द कौन सी संख्या है? मोहन कौन सी संख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संख्या। मोहन कौन सी संख्या है? तो यह व्यक्तिवाचक संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है चित्र शब्द कौन सी लिंग है? चित्र शब्द कौन सा लिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी चित्र जो है यह कौन सा शब्द है? तो यह पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है भाप शब्द है, भाप कैसे शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, यानी भाप जो है यह तत्सम है। कैसे शब्द है? तो तत्सम शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पंडितानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंडितानी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हिंदी में कितने कारक होते हैं? हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी हिंदी में 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? तो 8 कारक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मछुए ने मछली मारा, मछुए ने
मछली मारा किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मछुआरे ने क्या किया? तो काम किया। कौन सा काम किया? तो वह मछली मारा। तो यह हो जाएगा कर्म कारक। मछुआरे ने कौन सा कर्म किया? तो वह मछली मारा। तो यह इसलिए यह कौन सा कारक हो गया? तो कर्म कारक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप क्या राय देते हैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी निजवाचक सर्वनाम। आप अपना राय देते हैं, अपना मतलब निज का नाम, अपना खुद का राय देते हैं, तो इसलिए यह हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ लड़के खेल रहे हैं। क्या कर रहा है? कुछ लड़के खेल रहे हैं किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं इसमें होगा। तो देखिए कुछ लड़का खेल रहे हैं, इसमें गुण का कहीं काम नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं संख्यावाचक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है संख्यावाचक। तो इसमें इस जो दिया हुआ उदाहरण में कुछ लड़के, तो इसमें संख्या का भी कहीं जिक्र नहीं किया है, इसलिए यह भी नहीं होगा। अब अगला है परिमाण बोधक, यानी परिमाण मतलब हो गया भार, जिसमें भार का भी कोई जिक्र नहीं किया है, इसलिए यह भी नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वर्तमान काल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिड़िया शब्द है, चिड़िया कैसा शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चिड़िया जो है तद्भव शब्द है। कैसे शब्द है? तो यह एक तद्भव शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बनावट के विचार से शब्द के कितने भागों में बांटा गया है? बनावट के विचार से शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो 3 भागों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, सपूत शब्द में उपसर्ग क्या होगा? सपूत शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सपूत शब्द में स उपसर्ग हो जाएगा। अब उपसर्ग स ही क्यों आएगा? तो इसमें उपसर्ग मतलब जो सबसे पहले आता है वह हो जाता है उपसर्ग, और जो सबसे लास्ट में आता है वह प्रत्यय हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 37। इसमें प्रत्यय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो प्रत्यय पूछ रहा है, बंधु शब्द में प्रत्यय क्या होगा? बंधु शब्द में क्या प्रत्यय होगा? तो इसमें बंधु में हर्षऊ लगता है लास्ट में, इसलिए इसमें हो जाएगा हर्षऊ। जहाँ हर्षऊ होगा वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बंधु शब्द में प्रत्यय हो जाएगा हर्षऊ। अगर इसी में पूछ लिया जाए कि उपसर्ग, तो इसका उपसर्ग हो जाएगा बन हो जाएगा उपसर्ग, और प्रत्यय हो जाएगा हर्षऊ। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी राष्ट्र शब्द का विशेषण राष्ट्रीय हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्वपरिवार शब्द कौन सा समास है? स्वपरिवार शब्द कौन सा समास है? तो यह बहुव्रीहि समास है। कैसा समास है? तो यह बहुव्रीहि समास है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, अग्नि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विलोम मतलब उल्टा होता है। अग्नि मतलब आग, तो विलोम हो जाएगा आग का पानी। तो पानी यानी पानी या जल जो भी होगा वह होगा अग्नि का उल्टा। अग्नि का उल्टा क्या हो जाएगा? तो अग्नि का उल्टा हो जाएगा जल। अगला क्वेश्चन है,
गुरु नानक जी क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे? तो गुरु नानक जी जो थे, गुरु नानक जी जो थे वह वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था गुरु नानक जी का जन्म? तो 1469 ईस्वी में हुआ था। मोहन छवि रस खानी लखी अब दृंगर अपने नाही किस कविता की पंक्ति है? तो यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन सी यानी प्रेम आईनी श्री राधिका। प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसके कवि रसखान जी है। कौन है? तो रसखान जी है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? तो घनानंद जो थे वह नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी धूल दिए थे। क्या दिए थे? तो 3 मुट्ठी धूल दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45। स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो इसकी कवि हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी। स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत माता शीर्षक कविता किस कविता से संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ग्राम्या से संबंधित है। ग्रामीण के लोग ये सब इसी से संबंधित थे, भारत माता शीर्षक कविता से। चलिए अगला क्वेश्चन है दैन्य जरित अपलक नत चितवन अधरों में चिर नीरव रोदन यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह जो है यह भारत माता से लिया गया है। किस कविता से लिया गया है? तो भारत माता से लिया गया है। जिसके कवि कौन थे? तो इसके कवि थे सुमित्रा नंदन पंत जी। चलिए अगला क्वेश्चन है परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो यह जो है परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर जी के रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कवि रामधारी सिंह दिनकर जो थे वह अब उनके अनुसार कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन थे? तो इसके अनुसार जनतंत्र के देवता किसान मजदूर थे। चलिए अगला क्वेश्चन है अगला और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को हिंदी के अलावा किस भाषा का ज्ञान था? यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को हिंदी के अलावा और किस भाषा का ज्ञान था? तो इसको इनमें से सभी यानी अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत और तमिल इन सभी भाषाओं के ज्ञान थे। किसको? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को हिंदी के अलावा संस्कृत, तमिल, अंग्रेजी और फारसी इन सभी का ज्ञान था। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेट के साथ। तो ठीक, धन्यवाद।